जैसा कि सबने बताया कि हम कुछ चुनिंदा लोगों को हमने पूरे देश से कोशिश करी है कि वो अपने व्याख्यान दे सके इस संगोष्ठी में। तो हमारी प्रथम वक्ता इस समारोह की हैं डॉक्टर सुब्रता मिश्रा। तो मैं उनका एक संक्षिप्त परिचय दे दूं। हालांकि सुब्रता जी को मैं बहुत पहले से ट्विटर पे फॉलो करता था, उनके हिंदी के लेखों की वजह से और उनकी हिंदी प्रेम की वजह से। वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी जब मुझे बाद में पता चला कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के साथ भी उनका संबंध बहुत करीबी है, तो ये अच्छा लगा। तो मुझे ये इस संगोष्ठी के लिए आमंत्रित करने में मुझे लगा कि वो शायद सबसे पहले उन्हीं को अप्रोच करना चाहिए। और ये मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने तुरंत ही बहुत कम समय में ये अपना व्याख्यान के लिए समय भी दिया और सब कुछ तैयार भी किया। उन्होंने अपने एब्स्ट्रैक्ट भेज दिए, सारी कुछ डिटेल्स में भी भेज दी। मैं क्षमा चाहूंगा सुब्रता जी, हम यूट्यूब पे नहीं कर पा रहे थे किसी वजह से। कोई बात नहीं, आप प्लीज वो करें। मैं एक बार संक्षिप्त परिचय दे दूं। डॉक्टर सुब्रता मिश्रा मूलतः बॉटनी की स्टूडेंट हैं। इन्होंने वनस्पति शास्त्र में पीएचडी करी है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर से। एमएससी इनका विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन से है। आईसीआर फेलोशिप में इन्होंने पीएचडी की है, पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च किया है और गोवा में पिछले कई वर्षों से विज्ञान के क्षेत्र में स्वतंत्र लेखन कर रही हैं और गोवा इनकी कर्मभूमि है। इनका इंटरेस्ट पर्यावरण विज्ञान, एनवायरमेंटल साइंस, बॉटनी, अंटार्कटिका पे, समुद्र विज्ञान, साहित्य विज्ञान और विशेष हिंदी में बहुत सारी 21 किताबें लगभग इन्होंने लिखी हैं। तमाम सारी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं जैसे आविष्कार वगैरह में विज्ञान लेख लिखती रहती हैं। लगभग 600 से अधिक लेख और 200 से अधिक कविताएं प्रकाशित कर चुकी हैं। तो विज्ञान कविता, विज्ञान एक को सरल बना करके प्रस्तुत करना इनकी एक एक्सपर्टीज है। इनके तमाम सारे लेख मैंने पढ़े और उसको पढ़ के मैं समझ सकता हूँ। इनको तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय महामहिम प्रणब मुखर्जी जी के कर कमलों से राजभाषा विभाग का राजीव गांधी ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन प्रथम पुरस्कार भी मिला है। इसके अलावा इन्होंने मध्य प्रदेश युवा वैज्ञानिक पुरस्कार, आचार्य चाणक्य पुरस्कार, विज्ञान साहित्य रत्न सम्मान, वीरांगना सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय फेलोशिप, अखिल भारतीय अंबिका प्रसाद दिव्य स्मृति पुरस्कार, काव्य विभूति सम्मान, नारी गौरव सम्मान, एंड यू नेम इट, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तमाम सारे इनकी झोली में इस तरह के तमाम सम्मान हैं। दूरदर्शन और इंडिया साइंस चैनल जैसे आकाशवाणी जैसे चैनलों पर विभिन्न माध्यमों से इनके कार्यक्रम प्रसारण के तहत उन्होंने बहुत सारे प्रमुख वैज्ञानिक संस्थानों में विज्ञान और उससे जुड़े हुए 100 से अधिक आमंत्रित व्याख्यान दिए हैं अभी तक। और हमें बड़ी खुशी है और बड़ी हर्ष का विषय है कि सुब्रता जी आज हमारे बीच हैं। इन्होंने जो हमारी जो मीटिंग है उसका जो मुख्य टॉपिक है जो कह सकते हैं, तो इनसे मैंने अनुरोध करा डॉक्टर मिश्रा से कि आप अगर हमारी जो थीम पर अगर आप व्याख्यान दे सकें तो बड़ा अच्छा होगा, और ये सहर्ष इन्होंने स्वीकार किया। तो मैं सुब्रता जी से अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि वो अपना व्याख्यान जो विषय हमने फ्लायर में भी डाला है, स्वतंत्रता के 75 वर्षों में पृथ्वी विज्ञान में जो विज्ञान के क्षेत्र में अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें और हम सभी को अभिभूत करें। स्वागत है। धन्यवाद अखिलेश जी। और आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय और मेरे साथ आमंत्रित सभी वक्तागण और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी लोगों को मेरा अभिवादन है। और जैसा कि आज का जो मेरा विषय है वो है स्वतंत्र भारत में के विकास में पृथ्वी विज्ञान। इस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो इसे मैंने चूंकि समय की सीमा होती है और पीपीटी प्रेजेंटेशन एक बड़ा अच्छा माध्यम है कि लंबा नहीं खींचता है, जो भी समय अभी दी हुई है उसमें काम हो जाता है। तो मैंने ये विषय तैयार किया है। और सबसे पहली बात तो ये आती है कि जो हम कह रहे हैं कि स्वतंत्र भारत के विकास में पृथ्वी विज्ञान, तो जो स्वतंत्र भारत है उसमें लगातार विविध विषयों पर विकास हुआ है और होता जा रहा है। तो आज लेकिन मुख्य रूप से हम पृथ्वी विज्ञान को लेकर बात करेंगे कि किस तरह से उस विज्ञान के उस विषय ने देश के विकास में
अपना योगदान दिया है या देता जा रहा है। लेकिन उस सबसे पहले ये समझने की आवश्यकता है कि जिस विकास की, स्वतंत्र भारत के विकास की हम बात करते हैं या कर रहे हैं, उस विकास का तात्पर्य क्या है। तो बिल्कुल सरल शब्दों में यदि हम देखें, किसी साहित्य या संगीता इनको बुला लो। तो विकास का तात्पर्य ये होता है कि कोई भी एक देश का जो नागरिक है वो कितने सरल तरीके से अपने जीवन में आवश्यक सुविधाओं को प्राप्त कर पा रहा है और उन सुविधाओं के माध्यम से अपने जीवन को सरल तरीके से, संपन्न तरीके से चला पा रहा है और वहां उसको एक संपन्नता महसूस हो रही है, ऐसी संपन्नता जिसमें कि उसे संतोष हो रहा है, और संतोष हो रहा है यानी वो प्रसन्न है। तो ये जो सुविधा से प्रसन्नता तक का बिल्कुल हल्का सा सफर है, यदि वो किसी देश के नागरिक या किसी देश के छोटे से छोटे परिवार में भी लागू हो रहा है तो हम कहेंगे कि वो देश विकास कर रहा है। तो स्वतंत्रता के बाद जब हम इस परिभाषा को, जो बिल्कुल छोटी सी विकास की परिभाषा है, इसका अवलोकन करते हैं तो पाते हैं कि नहीं, 1947 के पहले जो भारत था उसमें जनता या जो आम भारतीय था वो विकास की इस परिभाषा पर खरा नहीं उतरता था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद धीरे धीरे अलग अलग क्षेत्रों में जो विकास हुआ है उसके कारण हर आम आदमी कम से कम अपने आप को प्रसन्न रख पा रहा है या सरल तरीके से सुविधाओं का उपभोग कर पा रहा है। अब ये जो विकास है इसका संबंध निश्चित तौर पर विज्ञान और अनुसंधान से है, क्योंकि यदि विज्ञान और अनुसंधान नहीं होगा तो जिस सरलता से हम सुविधाओं की बात कर रहे हैं आम जीवन में वो नहीं आएगी। और हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में लगातार बहुत बहुत शोध हुए और उन अध्ययनों से जो एक मैं समझती हूँ कि कोई भी शोध जो है उसका परिणाम यदि लोकोपयोगी होता है तो उसे हम कहेंगे कि वो शोध सार्थक है। तो आज के मैं खासतौर पर शोधों के उस क्षेत्र को या उस पहलू को लेकर मैं आगे चलूंगी कि वो शोध, पृथ्वी विज्ञान के वो शोध जिनके कारण जो लोग हैं उनको सुविधाएं हुई, क्योंकि वही शोध है पृथ्वी विज्ञान के जो भारत के विकास में सहायक हुए हैं। अब जैसे हम देखें कि भारत का जो विकास है वो सिर्फ स्वतंत्र भारत का ही विकास नहीं, बल्कि भारत के विकास को हम 4 कालखंडों में बांटे। यदि भारत का इतिहास देखें तो उसे हम 4 तरह से बांटते हैं: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, ब्रिटिशकालीन भारत और आज का स्वतंत्र भारत। तो इन समस्त कालखंडों में जो विज्ञान आधारित विकास है भारत का वो हमेशा होता रहा है। यहाँ सिर्फ एक अंतर ये है कि प्राचीन भारत में और स्वतंत्र भारत में जो विकास हुआ है विज्ञान के आधार पर उसका लाभ हर भारतीय ने उठाया। लेकिन जब हम मध्यकालीन और ब्रिटिशकालीन भारत की बात करते हैं तो वहां भी विकास हुआ अवश्य था, विकास कभी रुका नहीं है भारत का विज्ञान के आधार पर, लेकिन उस विकास का जो लाभ था वो आम भारतीयों को नहीं मिल सका, क्योंकि उस दौर में भारत के जो लोग थे वो अधीन थे किसी दूसरे सत्ता की तरफ। जिससे ब्रिटिशकालीन था तो अंग्रेजों का राज्य था, उन्होंने भी भारत का बहुत शोषण किया, बहुत वैज्ञानिक शोध हुए, गतिविधियां हुई, विकास हुआ, लेकिन वो विकास जो था वो आम लोगों तक उसका लाभ नहीं पहुंच सका। और इसलिए जब हम स्वतंत्र भारत हमें मिला तो आप देखेंगे कि वो स्थिति नहीं थी जो कि इस पूरे दौर में विज्ञान के आधार पर भारत का विकास हुआ था। इसलिए जब हम स्वतंत्र भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ और हमें यह महसूस हुआ कि हमने ब्रिटिश काल में भी बहुत सारा वैज्ञानिक विकास किया है, बहुत सारे वैज्ञानिक शोध किए, लेकिन उनका सीधा, चाहे कृषि हो, चाहे उद्योग हो, चाहे शिक्षा हो, उनका लाभ हमारे देश के लोगों को नहीं मिल सका उन अंग्रेजों के कारण।
इसलिए स्वतंत्र भारत के विकास के प्रयास के लिए सबसे पहली चीज ये रखी गई कि पंचवर्षीय योजनाएं हर क्षेत्र के लिए निर्धारित की गई कि 5-5 साल में, चाहे वो उद्योग हो, कृषि हो, शिक्षा हो, क्योंकि ये 3 पहलू ऐसे हैं जिनका विकास यदि होता है तो हर राष्ट्र का विकास होता है। और इन तीनों तौर पर वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी का विकास यदि नहीं होगा तो उद्योग, कृषि और शिक्षा आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो इन 3 चीजों को मूल रूप से ध्यान रखा गया। और इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ विकास जो है वो सिर्फ अध्ययन करने से या शोध करने से नहीं हो सकता, उसके लिए एक योजनाबद्ध तरीके से नीतियों का होना भी जरूरी है। इसलिए इन 75 वर्षों में आप देखेंगे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के, तो लगातार 1958 से 2020 तक नई विज्ञान नीतियां आई, जिनको विज्ञान नीति, जो वैज्ञानिक नीति संकल्प 1958 में बनाया गया था, उसमें क्रमशः संशोधन होते गए। और 2020 में जो राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार नीति आई है, उसमें आप देखेंगे विज्ञान जुड़ा, प्रौद्योगिकी जुड़ी, नवाचार जुड़ा, और साथ में ये निर्धारित किया गया कि इन विज्ञान नीतियों के माध्यम से देश के जितने भी संस्थान हैं, जो भी वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं, उनका लाभ आम भारतीय उठा सके, तभी हम कहेंगे सही मायनों में भारत का विकास हो रहा है। और इसलिए इस विकास के लिए जरूरत ये थी कि वैज्ञानिक शोध और अनुसंधान हर क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा हो सके। तभी इसके लिए स्वतंत्रता के पहले भी जो वैज्ञानिक संस्थान स्थापित किए गए थे, और उसके बाद भी लगातार बहुत से अनुसंधान केंद्र और शोध संस्थान स्थापित किए गए, ताकि ज्यादा से ज्यादा वैज्ञानिक कार्य हो सके और उनका लाभ भारतीय जनता उठा सके। क्योंकि भारत के सामाजिक और आर्थिक लाभ के लिए विज्ञान बहुत जरूरी है, और विज्ञान के बल पर ही हमारा देश विकास कर सकता है। अब हमारे यहाँ जो मूल रूप से विषय है, वो जिनको हम कह सकते हैं कि जिन मूल वैज्ञानिक विषयों के आधार पर हमारा देश विकास कर रहा है स्वतंत्रता के बाद से, तो वो विषय आते हैं गणित, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, जीव विज्ञान, भौतिक रसायन और पृथ्वी विज्ञान। लेकिन इनमें से बहुत से आज हमारे साथ संगोष्ठी में जो लोग जुड़े हुए हैं, वो निश्चित तौर से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबद्ध हैं, इसलिए वो पृथ्वी विज्ञान को भली भांति समझते हैं। लेकिन आप यदि आम लोगों के बीच में जाइएगा तो गणित, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, जीव विज्ञान, भौतिक रसायन, इनको सब जानते हैं, कंप्यूटर विज्ञान को भी सब जानते हैं, लेकिन एक विषय के तौर पर पृथ्वी विज्ञान को जानने वाले लोगों की संख्या भारत में बहुत कम है। उसके कई कारण हैं, क्योंकि जो पृथ्वी विज्ञान है वो सीधे शिक्षा से नहीं जुड़ा हुआ है। यहाँ पर सीधे संस्थानों में जो है पृथ्वी विज्ञान संबंधित अध्ययन होते हैं या शोध होते हैं, लेकिन प्राइमरी लेवल पर आप सोचें कि सीधे पृथ्वी विज्ञान के नाम से मिडिल या हाई स्कूल में इस तरह की पढ़ाई होती है तो नहीं होती। इसलिए पृथ्वी विज्ञान को लोग इस विषय के नाम से नहीं जानते। लेकिन वास्तव में जो लोग हैं वो पृथ्वी विज्ञान को यदि समानार्थी शब्द में देखते हैं तो बोलेंगे कि पृथ्वी यानी भू और विज्ञान, तो पृथ्वी विज्ञान और भू विज्ञान उन्हें लगेगा कि एक ही है। लेकिन पृथ्वी विज्ञान और भू विज्ञान में बहुत अंतर है, और भू विज्ञान जिसे हम जियोलॉजी कहते हैं उसको भी बहुत से लोग जानते हैं। उसका कारण यह है कि जियोलॉजी कहीं ना कहीं एक भू विज्ञान का पुराना इतिहास हमारे यहाँ रहा है, और इसलिए लोग उससे बहुत जुड़े हुए हैं। पर जहां तक पृथ्वी विज्ञान की बात आती है तो उसका मतलब ये है कि जो पृथ्वी है उसको एक ग्रह की तरह मानते हुए उसके समग्र अध्ययन किया जाता है। उसकी जितनी गतिविधियां हैं, जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, जीव मंडल, उससे जुड़े हुए जितने तथ्य हैं, उनका जब समग्र अध्ययन करते हैं तो वो पृथ्वी विज्ञान है। और इन समस्त पहलुओं का अध्ययन जब लोगों को प्रभावित करता है, लोगों के जीवन से जोड़ता है, तब हम कहते हैं कि पृथ्वी विज्ञान का सीधा या अप्रत्यक्ष जो संबंध है वो जनता के विकास से है, यानी देश के विकास से है। अब भारत के संदर्भ में यदि हम पृथ्वी विज्ञान का अवलोकन करें तो हम पाएंगे कि भारत की जो भूमि है, जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है, वो प्रारंभ से ही ग्लोब पर भी यदि आप देखेंगे तो एक अलग सा खंड है, एक अलग सा सस्य श्यामल भूखंड है, जिस पर जो पूरे विश्व के दूसरे जो देश हैं उनकी तुलना में बहुत अधिक महत्व रखता है, या कहना चाहिए कि एक अति विशिष्ट, यहाँ पर ऊपर हिमालय है तो नीचे
तीनों तरफ से भारत समुद्र से जुड़ा हुआ है, तो ये अपने आप में इसका अनुपम या अनूठा संबंध जो है पृथ्वी से है। और चूंकि इसमें इस तरह की जलवायु विविधता है, बहुत सारे इसमें विविधताएं पाई जाती हैं, चाहे वो भौगोलिक हो, चाहे वो मौसमीय हो, वायुमंडलीय हो, तो इस कारण से पृथ्वी से संबंधित जितनी भी प्राकृतिक गतिविधियां हैं, जिनको हम प्राकृतिक आपदाओं के रूप में देखते हैं, क्योंकि यहां मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि जो पृथ्वी विज्ञान का अध्ययन है, यदि उसके उन पहलुओं को हम देखें जिनसे कि लोग जुड़े हुए हैं, वो ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक आपदाएं ही हैं, जैसे बाढ़ है, सूखा है, चक्रवात है, भूकंप है, भूस्खलन है, या आग लग रही है, सूखा पड़ रहा है। ये वो चीज है जो पृथ्वी विज्ञान के अंतर्गत आती है, जिनका अध्ययन भूवैज्ञानिक करते हैं, पृथ्वी वैज्ञानिक करते हैं। लेकिन इन पहलुओं से, इन प्राकृतिक आपदाओं से व्यक्ति का, समाज का भी सीधा संबंध होता है। और इसलिए हमारे देश में चूंकि इतनी तरह का प्राकृतिक आपदाओं का काल पड़ा रहता है, हम कहते हैं कि हमारा देश इस तरह की विपदाओं से, प्राकृतिक आपदाओं से जूझता रहता है, तो इसलिए पृथ्वी विज्ञान का अध्ययन जो है भारतीय दृष्टिकोण से, भारतीय कहना चाहिए कि जो उसका भौगोलिक दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण से पृथ्वी विज्ञान अध्ययन बहुत मायने रखता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि हमारे यहाँ कोई अभी पृथ्वी विज्ञान का अध्ययन शुरू नहीं हुआ है। हमारे यहाँ पुराने समय से, जब आप भारत का 4000 साल पुराना इतिहास भी देखेंगे, तो पृथ्वी विज्ञान संबंधी बहुत से अध्ययन जो हैं हुए हैं। हालांकि ये जो अध्ययन थे वो खगोल विज्ञान के नाम से किए जाते थे, पृथ्वी विज्ञान शब्द प्रयोग नहीं होता था, लेकिन खगोल विज्ञान में पृथ्वी को एक ग्रह की तरह मानते हुए, ब्रह्मांड के एक ग्रह की तरह मानते हुए, विशिष्ट तरह की जो खगोलीय आकलन होता था, गणनाएं होती थी, उनके आधार पर लगातार होता आया है हमारे यहाँ देश में इस तरह का जो पृथ्वी वैज्ञानिक संबंधी अध्ययन है। उसमें आप देखेंगे वेदांग ज्योतिष है, या आर्यभट्ट का नाम वराह मिहिर है, ब्रह्मगुप्त है, इन सभी ने लगातार किया। और उस समय भी आप यदि देखें तो इन समस्त गणनाओं के आधार पर जो भविष्यवाणियां होती थी, उनका लाभ आम जनता उठाया करती थी। मध्यकालीन भारत में भी जब आप देखें कि जैसे 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 हमने पुरातन काल में देखा, तो जो गणनाएं थी वो धरती पर बैठकर ही इतने विद्वान हुआ करते थे हमारे खगोल शास्त्री कि वो सिर्फ गणनाओं के आधार पर भविष्यवाणियां कर दिया करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब मध्यकाल की तरफ हम बढ़ते हैं तो वेधशालाएं स्थापित की गई, और ये वेधशालाएं जो थी इनमें भी खगोलीय गणना की जाती थी, लेकिन इनमें कुछ खगोल यंत्रों के माध्यम से पृथ्वी वैज्ञानिक अध्ययनों को किया जाता था। हालांकि ये वैज्ञानिक अध्ययन जो थे, इनको भी पृथ्वी विज्ञान के नाम से अध्ययन नहीं किया जाता था, लेकिन पृथ्वी विज्ञान के जो विषय हैं, जो उसमें समाहित हैं, चाहे वो मौसम विज्ञान हो, समुद्र विज्ञान हो, उन सबका अध्ययन इन वेधशालाओं के माध्यम से भी किया जाता था। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि यहाँ विज्ञान के साथ प्रौद्योगिकी जुड़ गई इन कालखंड में, और कुछ वेधशालाएं तो ऐसी हैं जो अभी भी चल रही हैं। इसके बाद हम आते हैं स्वतंत्र भारत पर। तो स्वतंत्र भारत में भी जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है, उसको विशेष रूप से स्थापित किया गया ताकि भारत में जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं उनका सही एक समाधान निकल सके, एक चेतावनी की तरह उनको पहले से लोगों को आगाह किया जा सके। और जैसा कि आप सभी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से जुड़े हुए लोग हैं, आप सभी जानते हैं कि 1981 में इसे महासागर विकास विभाग DOD के रूप में इसको स्थापित किया गया था। क्रमशः इसे संशोधित किया जाता रहा और 2006 में फिर इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के रूप में स्थापित किया गया। और इस तरह से ये जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है, देश का यह एक ऐसा मंत्रालय है जिसके अंतर्गत बहुत सारे संस्थान जो वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं पृथ्वी और उससे संबंधित जो विषय हैं, उनके लिए अलग अलग संस्थानों को स्थापित किया गया है, ताकि देश के विकास के लिए, देश के आम लोगों की सुविधाओं के लिए, उन्हें प्राकृतिक आपदाओं से चेताने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं, और उसका लाभ लगातार जो देश की जनता है उसको मिल रहा है। और इस सब के लिए जो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है ISRO, उसका बहुत बहुत बड़ा
योगदान है, क्योंकि जितने भी संबद्ध संस्थान हैं वो सभी इसरो के जो हमारे भू स्तर उपग्रह हैं या अन्य दूसरे तरह के उपग्रह हैं, संवेदनशील जो हमारे प्रणालियां हैं, सुदूर संवेदी प्रणालियां हैं, उन सब का उपयोग करके, यानी हमारा एक पूरा एक नेटवर्क है, पूरा एक जाल है, जिसके माध्यम से चाहे वो भारत मौसम विभाग हो या दूसरे पृथ्वी विज्ञान के संस्थान हो और इसरो हो, ये सब मिलके इस तरह से कार्य कर रहे हैं ताकि भारत की जनता जो है वो हर क्षेत्र में इसका लाभ उठा सके। और इसमें जो सबसे बड़ा योगदान है, यदि हम पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्र में माने, जो लोकोपयोगी है, में जो संस्थान है पृथ्वी विज्ञान के, वो बहुत बड़े बड़े शोध कर रहे हैं, लेकिन उनसे सीधा संबंध जनता का या भारत के प्रत्यक्ष विकास से हम उसे नहीं जोड़ सकते। लेकिन भारत मौसम विज्ञान विभाग ऐसा पृथ्वी विज्ञान का क्षेत्र है जो आम जनता को, जो रोजमर्रा की जो हमारी मौसम संबंधी जानकारियां हैं, आज हम घर बैठे आराम से अपने मोबाइल पर पता लगा सकते हैं कि भाई 2 मिनट बाद मौसम कैसा होने वाला है। तो ये एक सीधा संबंध जो जनता का है उसके लिए एक बहुत बड़ा इसे हम विकास ही कहेंगे, देश का पृथ्वी विज्ञान का एक बहुत बड़ा योगदान करेंगे। अब हम कुछ ऐसे क्षेत्र देखते हैं जिनके जो सीधे ये दर्शा रहे हैं कि पृथ्वी वैज्ञानिक अध्ययनों और उसके सहयोग के कारण भारत का विकास कृषि के क्षेत्र में कितना अधिक हुआ, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश के नाम से आरंभ से ही जाना जाता रहा। यदि आप स्वतंत्रता के पहले देखेंगे तो एक आम किसान कितनी बुरी हालत उसकी खेती की थी कि उसको उसकी पूरी की पूरी फसल सिर्फ इसलिए नष्ट हो जाती थी कि उसे अनुमान ही नहीं होता था कि कब बारिश होने वाली है, कब सूखा पड़ने वाला है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद जैसे जैसे विकास हुआ, मौसम विभाग ने अपने आप को जब इसरो से जोड़ा और जो इमेजरीज आती हैं या इस तरह की जो संभावनाएं, पूर्वानुमान जो बताए जाते हैं, उसके कारण किस तरह से लाभ जो है भारतीय कृषकों को हो रहा है। और एक तरफ प्रौद्योगिकी बढ़ रही है, ट्रैक्टर ले रहे हैं। एक समय था स्वतंत्रता के पहले की बैलगाड़ियों का दौर था, लेकिन आज हर तरह के यंत्र कृषि के क्षेत्र में आ रहे हैं, तो वो तो विकास कर ही रहा है। लेकिन उसमें जो एक योगदान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय या पृथ्वी विज्ञान से संबद्ध जो संस्थान है, और खासतौर पर इसरो जो इमेजरीज देता है कि भाई आप यहाँ पर, एक किसान है उसको ये तक पता है कि भाई उसके खेत में जो है मॉइस्चर कितना है, तो ये कितनी बड़ी बात होती है। मान लीजिए बहुत सारे ट्रैक्टर हो गए, बहुत सारे यंत्र ले लिए, लेकिन आपको अनुमान नहीं है कृषक को, तो और सारी की सारी उसकी जो मेहनत है वो बर्बाद हो सकती है। लेकिन समग्र रूप से यदि आप देखते हैं तो कृषि के क्षेत्र में पृथ्वी वैज्ञानिक जो चेतावनियां हैं, पूर्वानुमान है, इन सब ने एक किसान को बहुत अधिक सशक्त बनाया है। और जब किसान सशक्त बनता है तो भारत का विकास अपने आप दिखाई देता है। आप देखेंगे चावल, गेहूं, ज्वार और भी बहुत सारे जो हमारी फसलें हैं उनमें लगातार वृद्धि दिखाई देती है। एक और क्षेत्र है हमारे यहाँ जो आम लोगों से जुड़ा हुआ है, वो है मत्स्य क्षेत्र, मछली पालन का क्षेत्र। क्योंकि हमारा देश 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, तो पूरी जो हमारी समुद्री 7,500 किलोमीटर की जो तट रेखा है समुद्र की, उसमें जितने लोग रहते हैं उनकी जीविका जो है वो मछली पालन से ही चलती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पृथ्वी विज्ञान के जितने भी संस्थान हैं जो समुद्र से जुड़े हुए शोध कर रहे हैं, उन लोगों ने सीधे सीधे इन मछुआरों को कितना ज्यादा लाभ पहुंचाया है। आप देखेंगे इनक्वाइज जो है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, उसने तो PFZ एडवाइजरी करके एक प्रोग्राम बनाया, वो उनकी भाषा में। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि आम लोगों को वो उनकी ही भाषा में ये जानकारी देते रहते हैं कि भाई कहाँ आपको मछली पकड़ने जाना है, कितने समय जाना है, या समुद्र की स्थिति क्या है। तो इन सब और खासतौर पर ये जो मोबाइल्स हैं, एप्स हैं, उनके माध्यम से लोगों को ये जानकारी मिल रही है। और आप देखिए कि मछली निर्यात के क्षेत्र में भारत को जो राजस्व मिल रहा है वो विश्व के दूसरे देशों की तुलना में बहुत अधिक है, और उसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो योगदान दिख रहा है वो इन्हीं पृथ्वी वैज्ञानिक अध्ययनों का है। एक और बात होती है जो समुद्र से संबंधित समुद्री पूर्वानुमान है, सागर की स्थितियां हैं, सुनामी की चेतावनी। आपको याद होगा कि 2004 में कितनी बड़ी सुनामी आई थी। उस समय तक लोगों को कुछ आभास नहीं था, लेकिन सुनामी के बाद जब से सुनामी चेतावनी प्रणाली विकसित की है पृथ्वी वैज्ञानिकों ने, तब से आप देखेंगे कि इस तरह की जो कहना चाहिए कि
घटनाएं हैं उनसे लोग बच पा रहे हैं। इसी तरह की चेतावनी आप भूकंप के क्षेत्र में देखेंगे। ये वो सारे कहना चाहिए कि घटनाएं हैं जिनका सीधा संबंध भारत के लोगों से है, और जब वो इनसे जुड़ेंगे तब भारत का विकास हम सही मायनों में कह पाएंगे। और जैसे भूकंप के क्षेत्र में आप देखिएगा कि हमारा देश का जो ऊपर का क्षेत्र है वो पूरी तरह से भूकंपीय क्षेत्र में आता है। एक स्वतंत्रता के पहले का आप एक 1934 में जो भूकंप आया था उस समय कुछ नहीं कर पाए थे। इसी तरह से धीरे धीरे विकास होता गया। 2001 में हालांकि भुज का जो भूकंप आया, उसके बाद जो भूकंप आए, तो लगातार पृथ्वी वैज्ञानिक अध्ययनों के माध्यम से ही वैज्ञानिकों ने अलर्ट जारी करने वाले बहुत से प्रणालियों को विकसित किया। हमारा जो भारत मौसम विभाग है उसमें तो 55 वेधशालाओं के माध्यम से लगातार वो काम कर रहा है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र भी अपने स्टेशनों के माध्यम से काम कर रहा है। और पिछले साल 2021 में ही उत्तराखंड ने एक ऐप जारी किया। ये कितना बड़ी बात है कि एक आम आदमी को मालूम है कि भाई कब यहाँ पर इस क्षेत्र में कितने समय में भूकंप आ सकता है। तो वो प्राकृतिक आपदाओं को हम खत्म नहीं कर सकते, लेकिन चेतावनी होने से कम लोगों जो नुकसान होता है जनधन का उसको बचाया जा सकता है। इसी तरह से लोगों से जुड़ी एक और बड़ी ही अनूठी घटना होती है जो प्राकृतिक है कि बिजली गिर जाती है, बहुत इससे हानि होती है लोगों को। तो उसके लिए भी मौसम नाम का एक ऐप बनाया गया है, दामिनी नाम का ऐप बनाया है, मेघदूत ऐप। तो ये तो बहुत वो चीजें हैं जो बिल्कुल कहना चाहिए कि लोगों से जुड़ी हुई है। लोग आज उनका इस्तेमाल कर रहे हैं और लोग इस्तेमाल करके अपने आप को बचा रहे हैं, अपने आप को विकसित कर रहे हैं। तो उनका विकास जब छोटे लोग इस तरह से विकास करेंगे, इन सुविधाओं का उपयोग करेंगे, तो उस छोटे से बढ़कर पूरे देश का जो है विकास होता है। और इसी तरह का एक अंत में मैं बताऊंगी कि अर्थ सिस्टम साइंस डेटा पोर्टल है, क्योंकि अभी तक हमने जो बात की वो जो आम लोग थे, जो किसान हैं, मछुआरे हैं या उद्योगों से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए पृथ्वी विज्ञान ने किस तरह से अपना एक योगदान दिया है। लेकिन साथ में आप साइट पर देखेंगे अर्थ सिस्टम साइंस डेटा पोर्टल है, तो उससे जो नए हमारे शोधार्थी हैं, जो नए विद्यार्थी हैं, वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं। तो इस तरह से स्वतंत्रता के बाद से आज 2022 तक लगातार जो है पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्र में जितना भी प्रगति होती जा रही है, उस प्रगति का सीधा संबंध जो है वो विकास से है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत के बाद से जो भारत है उसने उसके विकास में पृथ्वी विज्ञान का बहुत बड़ा योगदान रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद सुब्रता जी, बहुत अच्छा व्याख्यान दिया आपने। और एक पिछले स्वतंत्रता के बाद तमाम सारी जो हमने तरक्की की है, तमाम प्रगति हुई है पृथ्वी विज्ञान के अलावा और भी विज्ञान के अलग अलग क्षेत्रों में, तो उसका एक बहुत अच्छा व्याख्यान आलेख किया आपने यहाँ पे अपने व्याख्यान के माध्यम से। और ये बड़ी हर्ष का विषय है कि हम दुनिया के किसी भी विकसित देश के लगभग समक्ष और या उनसे कई देशों से आगे हैं एक्चुअली इस मामले में। तो अगर किसी का कोई सवाल पूछना चाहता है, किसी की कोई टिप्पणी है डॉक्टर सुब्रता के व्याख्यान पे, तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें और पूछें। या कमेंट में लिखें। अगर आपका माइक कुछ इशू है तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सुब्रता जी, आपने समय निकाला, आपने इतना अच्छा व्याख्यान दिया। हाँ जी। हाँ मैम, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन आपके द्वारा। डॉक्टर आलोक सागर गौतम, ये भी एक इनका भी व्याख्यान है, अभी थोड़ी देर पश्चात इनका परिचय मैं दे दूंगा, लेकिन ही इज प्रोफेसर इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गढ़वाल। आलोक प्लीज गो अहेड, आप जो सवाल पूछ रहे थे बोलिए। हाँ मैम, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन और धन्यवाद। बहुत सारे आयामों को आपने कवर किया, मैक्सिमम कवर कर लिए। बहुत अच्छा लगा, एक समराइज किया पूरा इंडिया में क्या चल रहा है इस समय। और इस समय मैडम जो बड़ा अच्छा पॉइंट जो आपने कहा था कि अभी भी नॉर्दर्न इंडिया में स्पेशली, या फिर कहा जाए कि जो अर्थ साइंस है उसको लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी जितनी आ रही है उस पर इंटरडिसिप्लिनरी मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच के लिए बार बार कहा जा रहा है। तो जब तक हमारे जो इंस्टीट्यूशन है
एकेडमिक जितनी भी इंस्टीट्यूशन है, चाहे यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, वहां पर अगर हम इसको कंपलसरी अगर सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, कोर सब्जेक्ट में जब तक नहीं लाएंगे, तब तक ये अभी भी एक कहा जाए कि अनटच्ड सब्जेक्ट है। और अगर इस पे कोई काम करता है साइंटिस्ट, तो जो साइंटिस्ट कह रहा है उसकी बात को जो है बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं लोग। तो ये सोसाइटी में इस तरीके के वाइब्रेशन की एक जरूरत है, जिसमें हम इस अर्थ साइंस को जो है एक कंपलसरी सब्जेक्ट की तरह, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होता है, वैसे ही एक जो है सब्जेक्ट अगर इस पे डाला जाए इस तरीके से, तो मुझे लगता है कि ये, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में, तो मैं जानता हूँ कि वहां पर अगर आप फिजिक्स करते हैं बहुत अच्छा है, अगर आप कोई भी साइड से कोई सब्जेक्ट करते हैं तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। इस तरीके से बच्चों के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में एक धारणा बनी हुई है। तो वही अर्थ साइंस को भी लोगों से यदि जोड़ना है तो उसको शिक्षा में लाना बहुत जरूरी है, लाना पड़ेगा। जी। यस, मैं समझ सकता हूँ डॉक्टर आलोक, ये खुद फिजिक्स विभाग में है और इनकी चूंकि पूरी जो ट्रेनिंग और पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरल वगैरह एटमॉस्फेरिक साइंस में है, तो वो जो स्ट्रगल होता है वो मैं समझ सकता हूँ। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि धीरे धीरे आप लोगों की मेहनत, कड़ी मेहनत और प्रयासों से अर्थ साइंस रिकग्नाइज हो रहा है धीरे धीरे, और आगे भी रिकग्नाइज होगा। अलग अलग यूनिवर्सिटीज में डिपार्टमेंट खुल रहे हैं। कोई बात नहीं, बॉटनी वालों के साथ इन्वायरमेंटल साइंस में हम लड़ रहे हैं, फिजिक्स में लड़ रहे हैं, कोई बात नहीं, बट टुगेदर वी कैन, एक साथ मिल करके जरूर हम आगे बढ़ाएंगे। पृथ्वी विज्ञान और एटमॉस्फेरिक साइंस जैसे विदेशों में मिथोलॉजी और ओशनोग्राफी का क्रेज है, धीरे धीरे हिंदुस्तान में भी होगा। और देश में काफी इसका स्कोप है। देश में चाहे आप पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अगले कुछ वर्षों का आप प्लान देखेंगे, डीप सी मिशन वगैरह है, सरकारें भी काफी कुछ इन्वेस्ट कर रही हैं। और धीरे धीरे तमाम विश्वविद्यालयों और संस्थानों में आई थिंक, मुझे लगता है कि इस दिशा में प्रयास होंगे। बाकी एकेडमिशियंस लाइक आप लोगों जैसे लोग या वैज्ञानिक हुए, और सुब्रता जी, एक जो हम लोगों की भाषा को, हम लोगों के जो विज्ञान को सामान्य जन तक पहुंचाएंगे, अगर उनके प्रयासों से, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी अर्थ साइंस जो है जन जन तक पहुंचेगा। और मुझे लगता है कि रिकग्नाइज तो ऑलरेडी है और ज्यादा रिकग्निशन मिलेगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मिश्रा एंड डॉक्टर सुब्रता एंड आलोक जी। अगले हमारे वक्ता हैं डॉक्टर रमेश यादव। डॉक्टर रमेश कुमार यादव इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे में भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान में वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर यादव और मैं बचपन से साथ पढ़े लिखे हैं, कई वर्षों का साथ रहा है हमारा। हमने साथ में बीएससी, एमएससी और पीएचडी तक साथ रहे हम, तो काफी लंबा इनका मेरा साथ रहा। लेकिन जब मुझे तुरंत एक शॉर्ट नोटिस पे स्पीकर चाहिए था, तो मैंने इनको अप्रोच किया, और इनकी सहृदयता है कि ये तुरंत इन्होंने स्वीकार किया। इनकी एक्सपर्टीज, ये एकला चलोरे इंसान है, अकेले सब काम करने वाले हैं ये। तो वन मैन शो, वन मैन आर्मी जिसको बोल सकते हैं। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? तो रमेश, इनका काम नॉर्थ ईस्ट मानसून में, मानसून वेरिएबिलिटी में काफी बढ़िया योगदान है, काफी अच्छा काम इन्होंने किया है। और जो मुझे लगता है कि हमारे संस्थान से जुड़े हुए और आईआईटीएम से जुड़े हुए और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से जुड़े हुए सभी लोगों को इनका ये किसी परिचय के वो नहीं है। लेकिन बाकी चीजों के लिए मैं बता दूं, इन्होंने एमएससी भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से करी है। पीएचडी इन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी और पुणे यूनिवर्सिटी से की है। ये हमारे पहले सेक्रेटरी डॉक्टर राजीवन के पहले पीएचडी स्टूडेंट हैं। एक और परिचय इनका। और डॉक्टर यादव आज अपना जो व्याख्यान है वो मानसून वेरिएबिलिटी नॉर्थ पे कुछ एजोर्स हाई से उसका कैसे लिंक है, उस पर अपना व्याख्यान देंगे। कुछ स्लाइड्स इनकी अंग्रेजी में है, पर मुझे लगता है कि जो ये श्रोता हैं, जो इस मीटिंग के जो दर्शक हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी इस हिंदी अंग्रेजी में वो करने की। बाकी इनका व्याख्यान हिंदी में होगा। डॉक्टर रमेश, एक अगर आप दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं स्लाइड अपनी तरफ से भी शेयर कर सकता हूँ, मुझे मिल गई है। ठीक है, मैं बोलता हूँ, ठीक है, प्लीज। थैंक यू। तो यहाँ पर उपस्थित सारे लोगों को मेरा नमस्कार। अभी मैं जो व्याख्यान देने वाला हूँ वो हमारा शीर्षक है कि भारतीय ग्रीष्मकालीन
मानसून जो है भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून का एजोर उच्च दाब से संबंध। तो एजोर उच्च दाब जो है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर में बनता है। और अपना शोध बताने से पहले मैं चाहूंगा कि थोड़ा बहुत मैं भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून के बारे में थोड़ा सा आप लोग को अवगत कराऊं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मानसून एक्चुअली हम लोग बोलते हैं, जबकि जो हमारा जो वायु है वो ऋतु के अनुसार चेंज मतलब कि परिवर्तन होता है। शीतकालीन में ये मतलब कि इधर से होगा, उत्तर पूर्व से आएगा और इधर दक्षिण पश्चिम की तरफ बहेगी, और ग्रीष्मकालीन में ये उसका उल्टा होता है। तो मानसून जो सो जनरली हम इसी बात को कहते हैं। मानसून जो है वो केवल हमारे देश में नहीं है, ये और भी विश्व के अलग अलग जगहों पे होता है, और हर जगह जो है सो इस सामान्य तौर पे यही देखा जाता है कि वायु जो सो ऋतु ग्रीष्म से शीत में अपना जो सो डायरेक्शन बदल देती है। तो आप जो सो ये देख सकते हैं कि जो भी ये लाल रंग से गोला किया गया, ये सब जो सो ये विश्व के अलग अलग जो सो मानसून के क्षेत्र हैं। अब मानसून को समझने के लिए सबसे पहले ये है कि हम जो बचपन में जो हम स्कूल के टाइम में जो पढ़ते थे, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज, इसको समझना जरूरी होगा। और इसमें होता क्या है कि दिन के समय में सूर्य जो है समुद्र के पास वाले जगहों में क्या करता है कि जमीन को जल्दी गर्म कर देता है। समुद्र जो है उसके अपेक्षा जो है थोड़ा देरी से गर्म होता है। दोनों को गर्म होने का कारण भी अलग अलग है। जमीन जो है सो कंडक्शन से गर्म होती है, और समुद्र जो है सो कंडक्शन और कन्वेक्शन से गर्म होता है। तो समुद्र को गर्म होने में थोड़ा टाइम लगता है, और ये जो लैंड है, जो जमीन है, वो जल्दी गर्म होती है। इसके गर्म होने से ये होता है कि यहाँ पर जो वायु के जो कण हैं वो फैलना शुरू होते हैं। फैलने के लिए वो अगल बगल नहीं फैलेंगे, क्योंकि वहाँ पर घनत्व जो सो और ज़्यादा होगा। तो इसलिए जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं घनत्व घटता जाता है, इसलिए ये इसका जो फैलाव होगा वो ऊपर की तरफ होगा। ऊपर की तरफ फैलाव होने पे ये होता है कि ऊपर में ये हवा तो ऊपर आ गया, और उसके समानांतर आप समुद्र के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर उसका जो घनत्व है वो कम है। इसलिए ऊपरी क्षेत्र में यहाँ पर उच्च दाब का क्षेत्र बनेगा, और समुद्र के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा। तो हवा की ये प्रवृत्ति होती है कि वो उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ बहती है। तो ऐसा करने से क्या होगा कि यहाँ का जो हवा है इसमें से कुछ भाग निकल गया, वो निकल करके इधर चला गया। तो इधर आने से क्या होगा कि यहाँ पर धरातल पर यहाँ पर निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा, और यहाँ पर क्योंकि कुछ हवा का एडिशन हो गया, कुछ हवा इसमें जुड़ गई, इसके चलते इसके धरातल पर उच्च दाब का उच्च दाब क्षेत्र बनेगा। और फिर यहाँ जमीन पर जो हवा जो है वो उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ बहेगी, और ये हवा जो कि समुद्र के तरफ से ये मैंने पृथ्वी के लैंड जमीन के तरफ आ रही है, तो उसमें ये अपने साथ आर्द्रता भी लिए हुए रहेगी। तो ये आर्द्रता भरी हुई हवा जो जमीन के तरफ आएगी, और यहाँ पर फिर से ये ऊपर के तरफ जब उठेगी तो ये बादल का निर्माण करेगी, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तापमान घटता जाता है। तापमान घटने का कारण है कि ये जो सो मतलब कि लॉन्ग वेव रेडिएशन से ये जो सो गर्म होता है, और शॉर्ट वेव रेडिएशन डायरेक्ट नीचे आती है। तो ये जो सो नीचे ज्यादा गर्म होगा, ऊपर जो सो ठंड होगा। तो ये हवा जब ऊपर जाएगी तो ये जो जल वाष्प है, ये जो सो आइस क्रिस्टल में कन्वर्ट होंगे, इनका जो सो फेस बदलेगा। फेस बदलने से ये लेटेंट हीट जो है, जो अपने अंदर रखी, वो जो सो रिलीज होगा। तो ये मतलब कि रिलीज हो करके ये फिर बादल का निर्माण करेगी, और इस तरह से ये पूरा प्रक्रिया चलता है। और रात के समय में
जो पानी जो मतलब कि गर्म हो गया दिन में, वो रात के समय में बहुत धीरे धीरे करके ठंड होगा और जमीन जो है सो उसके अपेक्षा में जल्दी ठंड हो जाती है। तो यहाँ पर जस्ट उसका उल्टा जो है सो ये चक्र बनेगा। अब इस ऐसे में मतलब कि यहाँ पर जो सो समुद्र के ऊपर जो सो बादल बनेंगे और यहाँ पर जो सो वायु जो सो नीचे की तरफ बढ़ेगी। अब उसी जो प्रक्रिया जो हमने देखा उसको अगर अब पूरे माने ऋतु के समय में देखेंगे, जैसे कि शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु के समय, और ये होता क्यों, क्योंकि हमारा जो पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और ये झुकने के कारण क्या होता है कि ग्रीष्म ऋतु में ये सूर्य की किरणें लंबवत जो सो कर्क रेखा के तरफ पड़ती हैं, तो ये जो क्षेत्र होगा ये ज्यादा गर्म हो जाएगा, और उसके अपेक्षा यहाँ पर जो सूर्य की किरणें हैं वो वायुमंडल में ज्यादा जो सो ट्रेवल करेगी, और ये जो सो तिरछी पड़ती हैं, और यहाँ पर जो सो कोल्ड उच्च दाब का क्षेत्र बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ये ठंडा होगा। तो ये गर्म और ठंडा के चलते जो प्रक्रिया मैंने बताया सी ब्रिज और लैंड ब्रिज में, वो सारी प्रक्रिया आप यहाँ पर सोच सकते हैं कि यहाँ पर जो सो जमीन ज्यादा गर्म है और ये समुद्र ठंडा है, तो यहाँ पर निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा और यहाँ पर उच्च दाब का क्षेत्र बनेगा, और ये पूरा प्रक्रिया इस टाइप से चलती है। और शीतकालीन में हवा जो सो ये जमीन से समुद्र की तरफ बढ़ेगी, तो ग्रीष्मकालीन में ये जो जमीन का जो क्षेत्र है वो वर्षा वाला होगा, और शीत ऋतु में ये जो सो तो सूखा। अब इसके बाद मानसून को समझने के लिए हमारा मानसून इतना खास क्यों है, क्यों जो सो सारी दुनिया इसके पीछे पड़ी हुई है, तो इसको भी समझने के लिए हमको पूरा ये जो इसका ओरोग्राफी है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो सो कार्य करता है। आप देखेंगे कि अगर हम इस बात को अगर मानते हैं कि ये गर्म और ठंडा के चलते और उच्च दाब और निम्न दाब के चलते ये हवाएं बहती हैं और ये सब होता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप, वो उत्तर में है, और हिंद महासागर जिसका मुख्यतः जो फैलाव है वो दक्षिण में है। तो उत्तर में एक बहुत बड़ा सा जमीन का टुकड़ा और नीचे इसके दक्षिण में बहुत बड़ा पानी का स्रोत, माने पानी है। तो ये इस टाइप का जो कंडीशन है वो मतलब इतने बड़े क्षेत्र में दुनिया में कहीं नहीं है, इसलिए हमारा मानसून भी सबसे बड़ा है। आप यहाँ पर देखेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा जो पठार है, जिसको तिब्बतन पठार कहते हैं, वो भी भारत के उत्तर में है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय, वही भी उत्तर में है, और ये सब मिल करके हमारा मानसून को दुनिया का सबसे शक्तिशाली मानसून बनाते हैं, और इनमें सबका जो सो अपना अपना रोल है। जैसे कि पठार जो है वो मतलब कि हीट सोर्स का काम करता है, हिमालय जो है सो एक दीवार की तरह काम करता है, ये उत्तर से आने वाली सूखी और ठंडी हवाओं को हमारे देश में नहीं आने देता है, और ये जो आप देख रहे हैं ये जो मरुस्थल है जो माने पाकिस्तान ईरान के ऊपर में है, ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। इसके गर्म होने के चलते यहाँ पर जो सो निम्न दाब का क्षेत्र और इधर जो सो उच्च दाब का क्षेत्र बनता है, जो कि मतलब ये मानसून की जो हवाएं हैं उनको जो सो अपनी तरफ खींचता है, और ये हवाएं, तो इस तरह से ये मानसून जो है हमारा मतलब कि ये जो भौगोलिक जो इसकी स्थिति है वो भी हमारे मानसून को इतना शक्तिशाली बनाने के लिए जो सो कार्य करती है। अब यहाँ पर हम आपको ये देखिए, ये जो ये शेडेड जो रीजन है ये जो सो दिखा रहा है कि कहाँ कहाँ पर बहुत ज्यादा जो सो बारिश होती है। तो इसमें आप देखेंगे वेस्टर्न ये जो पश्चिम का घाट है ये मध्य भारत है, और ये उत्तर भारत और ये उत्तर पूर्व का जो भाग है इसमें जो सो बारिश बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा आप मानसून में ये देखिए, ये है ऑनसेट वोर्टेक्स, और यहाँ पर जो सो ऑफशोर ट्रफ बनता है, जिसके चलते भी ये पश्चिम घाट में बहुत ज्यादा बारिश होती है।
मानसून के समय में बंगाल की घाटी में ये मानसून डिप्रेशंस, लोस ये सब बनते हैं, और यहाँ पर जो है सो ये मानसून ट्रफ बनता है। और ये सब, यहाँ पर प्रशांत उत्तर पूर्व प्रशांत महासागर में ये चक्रवात बनते हैं, और यहाँ पर एक सोमाली जेट बनता है। तो ये सबका अपना अपना रोल है, ये सब जैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। इसके अलावा लार्ज स्केल मानसून, माने लार्ज स्केल मानसून का जो भी है, और लो फ्रीक्वेंसी सिनॉप्टिक स्केल, ये सब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते रहते हैं, सब एक दूसरे से भिड़ते रहते हैं। तो ये सब चीजें मिला करके इस जो हमारा जो मानसून है इसको बहुत ही जटिल जो सब बना देती हैं। अब उसी चीज को एक दूसरे रूप में मतलब हमने दिखाने की कोशिश किया। देखिए यहाँ पर ये सोमाली जेट है, ऊपर में ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम होती है। यहाँ पर जो सो साउदर्न पेनिनसुलर इंडिया में जो सो ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम बनाता है। ये कुल मिला करके जो हमारा मानसून, इतना जो तीव्र मानसून है, वो ऊपर जा करके जो आउटफ्लो होता है इसका, जो उसके चलते ये दोनों बनती हैं। यहाँ पर ये मैस्करीन हाई है, जो उच्च दाब का क्षेत्र बनता है समुद्र के ऊपर, और यहाँ से ये हवाएं इस तरह से, मतलब क्योंकि यहाँ पर जो सो निम्न दाब का क्षेत्र है और यहाँ पर उच्च दाब का, ये इसको जो सो अपने तरफ खींचती हैं, और ये बेसिकली जो सो इसको कहते हैं ट्रेंड विंड, व्यावसायिक हवाएं, जो कि इधर आकर के ये साउथ वेस्टर्ली हो जाती है। मतलब ये जो सो कोरोलिस फोर्स के चलते, जो कि हमारा पृथ्वी जो सो जो रोटेट कर रहा है उसके चलते। अब इसको जो है दूसरे मतलब की तरह से हम मतलब देख सकते हैं इस टाइप से। यहाँ पर मैस्करीन हाई है, यहाँ पर लो लेवल जेट सोमाली जेट बनती है, ये मानसून ट्रफ है, और ये देखने में एक मतलब कि सांप की तरह है, जो यहाँ से शुरू होती है और इस तरह से घूम करके यहाँ पर जाती है। और ये मानसून जो है, ये मानसून को हम लोग जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं कि लार्ज स्केल डीप मॉइस्ट बैरोक्लिनिक, मतलब इंटेंस बैरोक्लिनिक सिस्टम। तो ये बहुत ही गहरा है, बहुत ही स्ट्रांग है, और ये ऊपर में जा करके ये मतलब कि तिब्बतन हाई एक बहुत बड़ा जो सो हाई प्रेशर हाई बनाता है। बैरोक्लिनिक होने के चलते यहाँ पर लो, नीचे में लो, ऊपर में हाई बनता है, और ये इन दोनों के चलते यहाँ पर जेट स्ट्रीम बनती है। ये यहाँ पर हमारे भारत में जो सो आर्द्रता बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर मॉइस्ट स्टैटिक स्टेबिलिटी काम करती है, और जो हमारा मरुस्थल वाला क्षेत्र है वहां पर ड्राई स्टैटिक स्टेबिलिटी काम करती है। अब हमारा जो मानसून है उसका आपको मालूम होगा कि दक्षिण पूर्व भारत में चेरापूंजी और उसके आसपास के जगहों पर बहुत भारी बारिश होती है। तो हमारा जो मानसून का जो गर्भ है वो जो सो उत्तर पूर्व मानसून पे है, और वहां से ये 3 धाराएं जो सो उत्पन्न होती हैं। एक जो है सो इसको जो सो ट्रांसवर्स मानसून कहते हैं, जो यहाँ से उठती हैं और ये सहारा मरुस्थल की तरफ जो सो गिरती हैं। एक जो है यहाँ पर उठती हैं, इसको जो सो हार्डली सेल भी कह सकते हैं, या लेटरल मानसून, जो कि ये उत्तर पूर्व भारत में उठती हैं और ये दक्षिण हिंद महासागर में जाकर के गिरती हैं, और ये है वाकर सर्कुलेशन। और इनका जो सो रोल इस टाइप से, इनका जो प्रक्रिया इस टाइप से है। अगर इस धारा को आप देखें तो ये जो भारत के ऊपर उठ रही है और ये मरुस्थल पे गिर रही है, यहाँ पर होता क्या है कि सेंसिबल हीट तो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो सो ये क्लाउड फ्री रीजन होता है, इसमें कोई भी मतलब बादल नहीं होता है। सूर्य की किरणें डायरेक्ट मैंने सीधी यहाँ पड़ती हैं, और ये जो इन्वर्सन लेयर है उसको ये ऊपर कर देती हैं। एवापोरेशन जो है वो नील होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पानी का स्रोत नहीं है, इसलिए नील होगा। यहाँ पर जैसे ये गिर रही है, ये जो धारा है यहाँ पर सबसाइड यहाँ पर गिर रही है, इसलिए ये इन्वर्सन लेयर को कुल मिला करके ये केवल इन्वर्सन लेयर को थोड़ा सा ऊपर ढकेलता है। लेकिन समुद्र के ऊपर ये जो सब ट्रॉपिकल ओशन के ऊपर यहाँ पर जो ये धारा यहाँ पर गिर रही है, इससे क्या होता है कि एवापोरेशन बहुत ज्यादा है यहाँ पर, क्योंकि ये सब्सिडेंस मोशन है, इसलिए ये भी क्लाउड फ्री रीजन होगा। तो यहाँ पर ये जो सेंसिबल हीट है वो जो एवापोरेशन में चेंज हो जाएगा, इसलिए सेंसिबल हीट बहुत छोटा है ये। और इन्वर्सन लेयर के नीचे में ये जो हमारा स्तर है, ये पूरा जो सो आर्द्रता से भरा हुआ होगा।
और फिर ये यही जो आर्द्रता से भरी हुई हवाएं हैं ये भारत की तरफ खींची जाती हैं। अब अगर मानसून का स्ट्रेंथ का बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये जो फोटो है ये पूना के आसपास की पहाड़ियों का है, और ये मानसून आने से कुछ दिन पहले का है, और ये मानसून आने के बाद का है। तो आप देख सकते हैं कि ये मतलब कि अपना कितना प्रभाव डालती है हमारे देश के ऊपर। और इनका जो सो फसल के उत्पादन में भी इनका बहुत बड़ा रोल है। आपको ये तो मतलब मालूम है कि मानसून से जो सो न ही केवल खरीफ की फसल है, बल्कि जो शीतकालीन में जो रबी की फसल है उस पर भी इनका असर पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी जितना मतलब जितना मानसून में बारिश होगा और जितना पृथ्वी जो सो पानी को सूखेगी, और उसी से जो सो अब हमारा जो शीतकालीन में रबी की जो फसलें हैं उस पर भी इसका बहुत बड़ा असर होता है। कुल मिलाकर के जो मानसून की बारिश है वो हमारे देश की जो उत्पादन जो क्षमता है उसको प्रभावित करती है। लेकिन कभी कभी जो सो ये मानसून हमारे लिए हमेशा उपयोगी नहीं होता है। आप जो सो याद करेंगे 26 जुलाई 2005 में मुंबई में क्या हुआ था। तो मानसून जो है सो एक मानसून आने से पहले जो बहुत जो गर्मी होती है, और हम लोग इंतजार करते हैं कि कम से कम इस गर्मी से हमें छुटकारा मिले, और हम इसका इंतजार करते हैं। तो ये मतलब कि जस्ट उसके आने से पहले हम उसका इंतजार करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि वो एक अच्छा मेहमान के तरह जो है सो पेश आएगा। लेकिन ये हमेशा नहीं होता। कभी कभी ये हालत वैसी हो जाती है जैसे कि इनका है, अतिथि तुम कब जाओगे। मानसून के जाते जाते कभी कभी ऐसा होता है कि लगता है कि बस अब बहुत हो गया, बस जाओ, बस हो गया। और आप जो सो 15 जून 2013 में उत्तराखंड में हुआ, जम्मू कश्मीर में हुआ, और ये सब होता रहता है। मतलब कि क्योंकि मानसून का तो हमें इंतजार है, हमारे लिए उपयोगी है, लेकिन वो उसके साथ साथ है कि वो अच्छी तरह से व्यवहार करे। दूसरा है ऑनसेट और विड्रॉवल। जब जून में देखिए ये 25 मई से 1 जून के करीब में ये भारत में आ जाता है, केरला और मतलब कि दक्षिण पूर्व भारत के तरफ, और लगभग 1 महीना में ये पूरे भारत को जो सो कवर कर लेता है। तो इसका आगमन जो सो बहुत ही रैपिड होता है, बहुत जल्दी से ये जल्दी जल्दी आगे बढ़ता है। विड्रॉवल इसका थोड़ा सा लेट होता है, ये धीरे धीरे करके विड्रॉ करता है। 1 सितंबर को यहाँ होता है, और लगभग 15 अक्टूबर तक ये इतना ही जो सो नीचे आ पाता है। इसके बाद ये उत्तर पूर्वी मानसून जो है सो शीतकालीन मानसून शुरू हो जाता है। तो ये जो मानसून है, ये हमारा जो मानसून खास करके जो भारत के ऊपर जो मानसून है ये बहुत ही बड़ा है, और ये डायरेक्ट माने कि सीधे तौर पर हमारे मतलब कि जो एक बहुत घनत्व वाली जो जनसंख्या हमारे देश में रहती है उसको तो प्रभावित करती ही है। इसके अलावा ये दुनिया भर के मौसम और जलवायु को परिवर्तन करती है, उसमें छेड़छाड़ करती है, उसको जो सो उसको डिस्टर्ब करती है। तो ये केवल जो है सो हमारी अकेले की समस्या नहीं, हमारे लिए तो है ही, नोट उसमें कोई अपवाद नहीं है, लेकिन ये पूरे विश्व की मेरी वैश्विक जो समस्या है। और इसका जो सो जो टेली कनेक्शन है वो बहुत मतलब कि इंटरनल भी है और मतलब कि रिमोट भी है, दूर दूर से। जैसे ये बहुत ही फेमस है एंसो और हमारा मानसून का रिलेशनशिप, और इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा जो है हमारे मानसून को प्रभावित करता है। लेकिन ये भी जो है 50% से ज़्यादा ड्राउट जो है, अब ये जो लाल वाली है ये सब ड्राउट दिखा रही है, ऊपर वाला जो है तो संबंध तो है, लेकिन ये भी पूर्ण तरह से ये जो सो हमारे मानसून को नहीं मतलब कि हम सारे विभिन्नताओं को ये नहीं कर पाता है। तो अब मैं आता हूँ अपने जो शोध पत्र है उसके बारे में मैं कुछ आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन में जो अंतर है, यहाँ पर अब देखिए साइबेरिया के ऊपर एक बहुत बड़ा उच्च दाब का क्षेत्र बनता है, और ये बहुत ही ठंडा क्षेत्र है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये दो है, आइसलैंडिक लो एंड एजोर हाई, यहाँ पर भी ये मतलब कमजोर है। लेकिन ग्रीष्मकालीन में ये जो हाई प्रेशर सब ट्रॉपिक्स में ये जो उच्च दाब का जो क्षेत्र बनता है ये बहुत ही स्ट्रांग होता है,
ये शीतकालीन की अपेक्षा ये अपना क्षेत्र भी उससे अपना क्षेत्र भी बड़ा कर लेता है और ये बहुत ही ताकतवर भी हो जाता है। वैसे ही आप देखेंगे यहाँ पर भी है, और ये है मैं स्क्रीन हाई। तो एक जो धरातल पर ये जो प्रेशर का मतलब कि वायु दाब का जो ये मानचित्र है, इसमें आप देखेंगे कि एक मानसून को छोड़ करके ये मानसून एक तरह से चारों तरफ से ये उच्च दाब से घिरा हुआ है। ये उत्तरी प्रशांत महासागर ले लीजिए, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर ले लीजिए, ये दक्षिण का हिंद महासागर ले लीजिए, और ये सब जो उच्च वायु दाब है इनका जो सो मानसून के ऊपर असर होता है। तो जो अध्ययन है इसमें हम आपको ये बताने वाले हैं कि ये जो एजोर हाई है जो यहाँ पर है, और इन दोनों में समानता क्या है कि ये दोनों हमारा जो मानसून है भारत के ऊपर ग्रीष्मकालीन मानसून, और ये एजोर जो उच्च दाब का क्षेत्र है, ये दोनों ग्रीष्म काल में ही अपना मतलब बहुत बड़ा बहुत तीव्र हो जाते हैं। तो एक हमारा सोच था कि जरूर इनका कुछ ना कुछ तो आपस में संबंध होगा। तो उसी संबंध को हमने इस अपने अध्ययन में इसको प्रकाशित किया है। तो अभी जैसा कि हमने बताया कि ये जो हमारा जो मानसून होता है ये लोअर लेवल या मतलब कि धरातलीय स्तर पर यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग जो सो कन्वर्जेंस होता है। हवाएं जो है सो एक मतलब कि कन्वर्ज होती हैं, और अपर ट्रोपोस्फियर मतलब कि जो ये क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल का ऊपरीय जो ऊपरीय भाग है, वहां पर ये आउटफ्लो होता है। वहां पर ये जैसे नीचे में ये जैसे कन्वर्ज हो रही है, उसके समानांतर ऊपर में उतना उनको जैसे आउटफ्लो होना पड़ेगा, नहीं तो ये मतलब कंटिन्यू नहीं करेगा, ये मतलब ये सस्टेन नहीं करेगा इस तरह से। तो ये सामान्य जो है सो इस टाइप का होता है। लेकिन इसमें एक चीज और भी है, ये जो ऊपर का जो आउटफ्लो है ये अगर शिफ्ट कर जाए, ये कहीं इधर से उधर चला जाए, तो ये भी मानसून को प्रभावित करता है। प्रभावित करने का मतलब ये है कि ये अगर पश्चिम में आ गया तो ये अपने आप ही जो सो हवा को ऊपर उठाना शुरू कर देगा, और एक बार हवा अगर ऊपर उठने लगी तो नीचे लेवल पे ये जो कन्वर्जेंस होने लगेगा, मॉइस्चर को ये खींचने लगेगा अपने तरफ, और ये मानसून फिर से तीव्र हो जाएगा। तो ये जो ऊपर का जो आउटफ्लो है ये भी मानसून को इधर से उधर शिफ्ट कर सकता है। ये हमारा अध्ययन का एक मुख्य भाग है, इसलिए इसको बताना जरूरी था। अब आप देखिए ये जो है ये क्लाइमेटोलॉजी है। क्लाइमेटोलॉजी मतलब कि मतलब सामान्य जो होता है एटमॉस्फेयर में वो है। तो इसमें है ये 250 एचपीए डाइवर्जेंस, 200 एचपीए जियो पोटेंशियल हाइट। तो ये जो जियो पोटेंशियल हाइट है वो आप देख सकते हैं कि जो तिब्बतन हाई है, तिब्बतन का जो क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में जो ये उच्च दाब का जो क्षेत्र बन रहा है वो इतना बड़ा है कि ये लगभग अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका से लेकर के ये आप देख सकते हैं कि ये पश्चिमी प्रशांत महासागर तक फैला हुआ है, और ये डाइवर्जेंस है। तो यहाँ पर ये मानसून के चलते ये जो लाल रंग का जो आपको शेड दिख रहा है ये उसके चलते है। लेकिन ये अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर में आप देखेंगे कि यहाँ पर ये नेगेटिव मतलब कन्वर्जेंस हो रहा है। तो यहाँ पर ये कन्वर्जेंस हो रहा है, यहाँ पर एजोर हाई है, एजोर हाई का उच्च वायु दाब है यहाँ पर बना हुआ, और ये उच्च वायु दाब जो है सो हवा के नीचे गिरने से ही ये बनता है। तो और यहाँ पर देखिए ये 200 एचपी वोर्टिसिटी एंड 200 एचपी जोनल विंड है। तो ये तो जेट स्ट्रीम को दिखा रहा है। ये जो यहाँ पर जो एशियन जेट स्ट्रीम है ये इसको यहाँ पर दिखा रहा है। ये जेट स्ट्रीम के उत्तर और दक्षिण में क्या होता है, उत्तर में जो है पॉजिटिव वोर्टिसिटी बनती है, नेगेटिव में दक्षिण में नेगेटिव वोर्टिसिटी बनती है। और यहाँ पर क्योंकि अटलांटिक महासागर में आप उत्तरी अटलांटिक महासागर में यहाँ पर 2 जेट स्ट्रीम एक साथ है, और ऐसा विश्व में कहीं नहीं होता है। यहाँ पर 2 जेट स्ट्रीम के होने के चलते यहाँ पर देखिए लाल, ब्लू
लाल, ब्लू, ये इस टाइप का पैटर्न बनता है, क्योंकि एक जेट स्ट्रिक के उत्तर में पॉजिटिव वोटिसिटी, नेगेटिव में दक्षिण में नेगेटिव वोटिसिटी, इसका भी उत्तर में पॉजिटिव वोटिसिटी, दक्षिण में नेगेटिव वोटिसिटी। तो ये क्वाड्रुपोल टाइप का एक जो सो पैटर्न बनाता है, जो कि विश्व में ऐसा कहीं नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि उत्तरी अटलांटिक महासागर जो है ये बहुत ही वाइब्रेंट है, जो कि जिसके बारे में अध्ययन बहुत बहुत कम है, लोग इसके बारे में जानते नहीं है, और हमने इसी इसी को यहाँ पर अध्ययन किया है। तीसरा है 200 HPA रोस्बी वेव सोर्स एंड रोस्बी वेव एक्टिविटी फ्लक्स। तो रोस्बी वेव सोर्स, रोस्बी वेव क्या होती है कि ये जो सो प्लानिटरी वेव्स है, ये मतलब कि बहुत बड़ी बड़ी वेव्स होती हैं, और इनका सोर्स जो है आप देखेंगे कि ये जो शेडिंग दिखा रहा है, ये इसका सोर्स दिखा रहा है, ये भी सोर्स दिखा रहा है। ये सोर्स, ये जो कन्वर्जेंस है अपर ट्रोपोस्फियर, जो ऊपरी क्षोभ मंडल में जो ये कन्वर्जेंस हो रहा है, वो उसका सोर्स है। जहां जहां पर ये कन्वर्जेंस है वहां वहां पर इसका सोर्स है, यहाँ पर ये उत्पन्न होती हैं, और ये पूरे ग्लोब, पूरे जो पृथ्वी का चक्कर लगाती हैं इस अक्षांश रेखा पर। इस तरह से ये घूम रही है, प्लस इनका जो सोर्स भी यहाँ पर है, और ये घूमते घूमते भारत के तरफ भी आती हैं, और इसका जो सो असर होता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली इसलिए हमको दिखाना पड़ रहा है क्योंकि हम इसमें जो क्षोभ मंडल का ऊपरी स्तर है, वो इस अध्ययन में मैंने अलग अलग हाइट पे लिया है। तो उसका कारण यह है कि जोनल विंड जो है सबसे तीव्र होती है 200 हेक्टापास्कल पे। यहाँ पर डाइवर्जेंस आप देखेंगे कि ये 250 HPA 250 हेक्टापास्कल पर सबसे तीव्र होता है, इसलिए यहाँ पर मैंने 250 हेक्टापास्कल लिया है डाइवर्जेंस के लिए, 200 हेक्टापास्कल लिया है ये जोनल विंड के लिए। ये वोर्टिसिटी जो है वो 300 नहीं 250 हेक्टापास्कल पर सबसे तीव्र होती है, इसलिए ये वाला सब उसके लिए लिया है। और ये बॉइंट बर्सला फ्रीक्वेंसी, जो कि वायुमंडल का अनस्टेबल, मतलब कि वो अनस्टेबिलिटी को दिखाता है, क्योंकि अनस्टेबिलिटी का मतलब है कि तभी विक्षोभ होगा और तभी जो सो मौसम में कुछ परिवर्तन आएगा। अगर वो स्टेबल है तो कुछ नहीं होगा, तो सब ठीक है। तो वो सबसे ज्यादा होता है 300 हेक्टापास्कल पे। तो इस पूरे अध्ययन में आपको ये क्षोभ मंडल का ऊपरी स्तर अलग अलग हाइट पे दिखेगा। अब मैंने क्या किया कि इसमें EOF एनालिसिस किया इतने भाग का। इसमें मैंने उत्तर पूर्व भाग को सम्मिलित नहीं किया। उत्तर पूर्व भाग को सम्मिलित नहीं करने का कारण ये है कि एक तो यहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा होती है, और ऊपर से ये आउट ऑफ फेज है। ये जब यहाँ पर बारिश ज्यादा होगी तो पूरे भारत में कम होती है, यहाँ पर जब कम होगी तो यहाँ पर ज्यादा होती है। तो इन दोनों कारणों से मैंने उत्तर पूर्व भाग को इसमें सम्मिलित नहीं किया। और EOF एनालिसिस ये होता है कि जो पैटर्न जो हम बार बार जो सो मानसून का हमेशा अलग अलग पैटर्न होता है, कभी पश्चिम में ज्यादा बारिश करेगी, कभी पूर्व में, कभी मध्य में। तो जो सबसे डोमिनेट, जो बार बार रिपीट हो रही है, उसको बाहर करने के लिए जो सबसे बार बार, तो वो जो डोमिनेंट मोड है वो उसको मैंने बाहर किया, तो हमें इस टाइप का वो दिख रहा है। और इसका जो PC होता है, जो प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट, उससे जब ये रेनफॉल को कोरिलेट किया तो आप देख सकते हैं कि इस टाइप का पैटर्न में। इसका सीधा मतलब ये है कि मानसून जो सबसे ज्यादा यहाँ पर होता है दक्षिण उत्तर पूर्व में, वो कुछ कहीं ना कहीं वो शिफ्ट होकर के ये पश्चिम भाग में चला, मतलब ज्यादा हो रहा है। यहाँ पर मानसून की वर्षा जो सो ज्यादा हो रही है, और यहाँ पर ये घटती जा रही है, यहाँ पर बढ़ती जा रही है, यहाँ घटती जा रही है, मतलब कि कुल मिलाकर के मानसून पश्चिम की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब ये PC का मैंने ये जो ऊपरी क्षोभ मंडल का जो GPH है, तो GPS से इसका कोरिलेशन किया और विंड के साथ, तो इस टाइप का पैटर्न मिला। ये पैटर्न में जो ये आपको दिख रहा है, ये मानसून मरुस्थल जो रिलेशनशिप है, जिसको मानसून डेजर्ट रिलेशनशिप कहते हैं, ये वो उसको दिखा रहा है। ये जो सो ईस्ट एशिया, पूर्व एशिया के साथ ये दिखा रहा है, इसके साथ भी एक अच्छा रिलेशनशिप है, वो हम लोग जानते हैं। ये एक जो भाग है,
ये कुल मिला करके ये सर्कुमग्लोबल टेलीकनेक्शन पैटर्न दिखा रहा है। और ये वाला इसमें नया क्या है, इसमें नया है ये उत्तरी अटलांटिक सागर में ये बना हुआ ये क्षेत्र, जिसके बारे में हम लोग बहुत कम जानते हैं। और यही अध्ययन का जो सो हमारा मुख्य आकर्षण था कि इसको ये जो नया जो हमें दिख रहा है, जो अभी रिसेंट जो डेटा सेट मैंने अप्लाई किया था, ये 1979 से 2019 या 20 तक का डेटा है। इसमें ये जो है सो एक नया था। अब जब धरातल पर मैंने प्रेशर लेवल के साथ जब इसका वही कोरिलेशन किया, तो फिर ये उत्तरी अटलांटिक महासागर के ऊपर उसी जगह पे दिख रहा है कोरिलेशन जहां पर कि एजोर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। तो इससे एक बात तो साबित हो जाती है कि जो हमारा फर्स्ट मोड है, जो हमारा जो ये आज के समय में जो रिसेंट 4 दशकों से जो मानसून का संबंध एजोर हाई से तो है, ये तो इससे मतलब पक्का हो गया। अब इसी को जो है मैं आगे सोचा कि इसका जो सो अध्ययन करने के लिए, तो मैं एक जो सो यहाँ पर एक बॉक्स लिया। यहाँ पर बॉक्स का ये जो प्रेशर लेवल है, जो दाब का जो डेटा है, उसको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लिया, उससे निकाल लिया ये बॉक्स के ऊपर। वो मेनली जो सो एजोर हाई को प्रदर्शित करेगा। और ये कोरिलेशन किया 200 HP GPH और विंड के साथ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दो, इसको क्या बोलते हैं, डाइपोल को कुछ बोलते हैं, द्विध्रुवीय। ध्रुवीय टाइप का ये चक्रवात, और ये प्रति चक्रवात टाइप का ये जो द्विध्रुवीय टाइप का ये पैटर्न ऊपर बनता है। और ये पैटर्न मैंने अपने पिछले अध्ययन में दिखा चुका हूं कि ये जो सो रोशनी वेव का सोर्स भी है, यहाँ से रोशनी वेव्स निकलते हैं। और ये बनता इसलिए है क्योंकि जो ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिक्स में हमारा जो है, जो एटमॉस्फेयर, जो वातावरण है, वो बैरोट्रॉपिक होता है, और ये ट्रॉपिक्स में ये बैरोक्लिनिक होता है। तो नीचे तो बहुत बड़ा सा उच्च दाब का क्षेत्र है, तो ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिक्स में उच्च दाब ही दिखेगा क्योंकि वो साइन मतलब सिग्नेचर जो है सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो नीचे जो हाई था वो ऊपर आकर के लो हो जाएगा। तो इससे ये दोनों बनते हैं। और इससे एक चीज और जो है, आप देख सकते हैं कि ये निम्न दाब का क्षेत्र है, ये उच्च दाब का, ये निम्न दाब का, ये उच्च दाब का। तो ये एक जो सो तरंग टाइप का दिखा रहा है, ये एक जो सो तरंग है। और इस तरंग को हम लोग जो सो रोशनी तरंग कहते हैं। और ये इस तरंग में जो ये पॉजिटिव है, ये यहाँ पर नेगेटिव बनाएगा, नेगेटिव वाला यहाँ पॉजिटिव बनाएगा। तो ये जो पॉजिटिव जो बन रहा है, ये क्या करेगा कि जो तिब्बतन हाई है, जो तिब्बत का हाई का यहाँ पर जो था, इसका जो गर्भ है जो यहाँ पर होता है, वो थोड़ा सा पश्चिम की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ये पश्चिम की तरफ शिफ्ट होगा तो पूरा मानसून जो है सो पश्चिम की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जो कि हमने आपको ऊपर दिखाया। अब ये क्या करेगा, ये जो ऊपर का जो आप जो प्रति चक्रवात जो है, ये यहाँ से जो एशियन जेट स्ट्रीम जो यहाँ से उत्पन्न होती है, उसको ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करेगा, ज्यादा तीव्र करेगा। और ये जो निम्न दाब का क्षेत्र बन रहा है, ये भी हवा को इस टाइप से मतलब कि चक्रवाती जो से बनाएगा, और ये भी यहाँ पर जो जेट स्ट्रीम का जो जगह है उसको ज्यादा तीव्र करेगा। और हम जानते हैं कि ये एक सिल्क रोड पैटर्न टाइप का पैटर्न, यहाँ पर एक सिल्क रोड टाइप पैटर्न है। और ये जो जेट स्ट्रीम होता है, ये जो सो वेव गाइड या मतलब कि तरंग को एक दिशा दिखाती है। और इस तरह से ये मानसून को इफेक्ट है। इसका बहुत सारा अध्ययन है अभी पीछे, लोगों ने कर चुका है। रमेश जी, हाँ जी सर 2 मिनट में अगर अगले वक्त हाँ, निकलना है प्लीज। है, थैंक यू। ठीक है। अब ये जो है सो 500 HP ओमेगा है, मतलब कि ट्रोपोस्फियर जो क्षोभ मंडल का जो बीच का भाग है, वहां पर आप जो सो ये पॉजिटिव कोरिलेशन देख रहे हैं। पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब कि यहाँ पर सब्सिडेंस बहुत हाई हो रहा है। तो ये तो मतलब कि जैसे स्वाभाविक है, क्योंकि अगर एजोर हाई, अगर जो उच्च दाब का क्षेत्र वो अगर और तीव्र हो रहा है, तो इसका मतलब कि
जो सब्सिडेंस है वो और ज्यादा तीव्र होगा। उसके चलते अपर लेवल पे जो क्षोभ मंडल का ऊपर भाग में ये कन्वर्जेंस बहुत ज्यादा होगा, और हम जानते हैं कि कन्वर्जेंस ज्यादा होने से ये रोशनी वेव सोर्स बढ़ेगा। तो ये उसको ही मतलब उसको ही दिखा रहा है। अब यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये जो बॉन्ट वेसला फ्रीक्वेंसी है जो कि अनस्टेबल एटमॉस्फेयर को बताता है, वो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये उत्तरी अटलांटिक महासागर से पूरा भारत और भारत से लेकर के पूर्वी एशिया तक जो सो जा रहा है। और ये बेसिकली ये जो क्या कर रहा है कि ये जेट स्ट्रीम को, अगर जेट स्ट्रीम स्ट्रांग हो रहा है, तीव्र हो रही है, तो ये अनस्टेबल एटमॉस्फेयर को यहाँ से लेके यहाँ तक जो सो तीव्र करेगा, क्योंकि मतलब कि वो जेट स्ट्रीम के चलते हो रहा है। तो ये कुल मिलाकर के क्या है कि ये जो एजोर का उच्च दाब का क्षेत्र है, ये ऊपरी क्षोभ मंडल में ये ध्रुव ध्रुवीय ये जो बना रहा है, उसके चलते ये जेट स्ट्रीम तीव्र हो रही है, तो उसके चलते ये पूरा एटमॉस्फेयर, ये हमको बेसिकली मतलब कि अपने अध्ययन से ये बताना था कि किस तरह से ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये वो पुल का काम कर रही है जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर से हमारे भारत को जोड़ रही है। और ये जो सो कंपोजिट एनालिसिस है, ये सारे एक्सेस ईयर्स को एक जगह कर दिया, सब सारे डिफिशिएंट ईयर्स को। इसमें बेसिक जो मुख्य तौर पर देखने वाली बात है कि यहाँ पर जो डाइपोल दिख रहा है वो यहाँ पर एब्सेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो सो एजोर हाई बहुत तीव्र है। तीव्र होने के चलते ये इसका फैलाव भी ज्यादा है, तो यहाँ पर ये ट्रॉपिक्स में नेगेटिव और ये पॉजिटिव बन रहा है। यहाँ पर ये कमजोर है, और ऊपर से ये जो रोशनी वेव है वो भी कमजोर है। ये भारत तक आते आते लगभग क्षीण हो चुकी है, जबकि ये बहुत स्ट्रांग है। और ये जो डाइपोल बन रहा है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये हमारा तिब्बतन हाई को पश्चिम की तरफ ढकेलेगा, और इसके चलते पूरा मानसून पश्चिम की तरफ जाएगा। अब क्योंकि इसमें एक सवाल ये उठता है कि जो मैं इतना देर से बड़बड़ कर रहा हूँ, तो इसका है कि ये एटमॉस्फेयर में, ये वातावरण में होता भी है कि नहीं। तो इसके लिए मैंने जो सो ईओएफ एनालिसिस किया। ईओएफ 2 में जो सेकेंड डोमिनेंट मोड है, उसमें आप सिमिलर पैटर्न देख रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये भारत तक आ रहा है। इसका कोरिलेशन भी एजोर हाई से बहुत हाई है। कहने का मतलब है कि ये एटमॉस्फेयर में इस टाइप का पैटर्न बनता है, ये डू एग्जिस्ट, ये मतलब कि हवा में बात नहीं हो रही है। अब कुल मिलाकर के है कि सब कुछ जानने के बाद में ऐसा नहीं है कि हम लोग सब कुछ जान चुके हैं। ये कहानी आपने पहले भी पढ़ा होगा, हाथी और 6 अंधे व्यक्ति। तो यहाँ पर हो सकता है मैं शायद यहाँ पर हूँ अभी तक, मैंने ये अगर भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून है तो मैं शायद यहाँ पर हूँ। अभी हम लोग केवल पूछ तक ही पहुंचे हैं, अभी पूरा अभी हाथी बाकी है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सुनने के लिए। धन्यवाद। आप ये मतलब कि देख सकते हैं यहाँ। धन्यवाद रमेश जी। तो हाथी तो बहुत कुछ पकड़ लिया आपने, ऐसा नहीं है पूछ पकड़ा है, काफी कुछ पकड़ा है, और काफी अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। मुझे लगता है आपका जो व्याख्यान है इसको YouTube पे बच्चों को जरूर दिखाएंगे, देखना चाहिए। नहीं, इसीलिए अपना व्याख्यान बनाया था कि हिंदी मतलब सरल मतलब कि सरल लोगों को भी पहुंचे। तो जो स्कूल कॉलेज में जो बच्चे हैं उनको मानसून समझाने के लिए, और इतने जटिल विषय को जो वेरिएबिलिटी जो बोलते हैं कि टेली कनेक्शन, इस चीज को काफी अच्छी तरीके से समझाया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और समय की थोड़ा कमी है, हम 10 मिनट लेट चल रहे हैं।